आज की इस सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज का टॉपिक हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया है। बहुत सारे हमारे बोर्ड 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स का क्वारीज था कि सर स्टोरी के रूप में ये राष्ट्रीय विद्रोह जो हमारा भारत में हुआ है ना, नेशनलिज्म हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन जो हुआ, इसके बारे में कुछ वीडियोज लाया जाए। तो उसके प्रयास में मैंने ये पहला सेशन आप लोगों का नेशनलिज्म इन इंडिया के टॉपिक से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले नेशनलिज्म ऑफ इंडिया को जानने से पहले वी विल एबल टू रीच द सेंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न की, इन विच सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड वार happened and what was the conclusion और what was the result of फर्स्ट वर्ल्ड वार, कि भारत में इस तरह के रिवोल्ट वगैरह होने स्टार्ट हुए। कह रहा है कि इन लेड टू द ह्यूज इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाई वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेज, कस्टम ड्यूटीज वेयर रेजेड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूज। देखिए, जब युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारे जो हमारे डिफेंस में जो खर्च हुए थे, जैसे अगर आप ऐसे समझिए, इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है तो उसमें हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता है, हमारे डिफेंस आपूर्ति बढ़ेगी, है ना। तमाम तरह के युद्ध होंगे तो खर्च ज़्यादा होगा, है ना, हर चीज़ में खर्च होगा। तो उसी तरीके के फाइनेंस्ड वार लोन्स, तो ये सभी लोन के रूप में बहुत, है ना, जमा हो गए और फिर टैक्स बढ़ा दिया गया, कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया, इनकम टैक्स लाया गया। तो ये सब परिस्थितियाँ, फाइनेंशियल जो सिचुएशन था वो उत्पन्न हुआ। विलेज वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, गांव को कहा गया, जो हमारे दूर दराज के गांव थे, है ना, उनको कहा गया कि आप क्या सोल्जर्स को सप्लाई करें, सैनिकों को काम पे लगाएं, सैनिकों को ट्रेंड करके उन्हें क्या युद्ध में लगाएं फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और फोर्सेड रिक्रूटमेंट, कहने का मतलब कि बलपूर्वक उन्हें जबरन लाया गया सैनिक में भर्ती करने के लिए। इन रूरल एरियाज काउजेड बाई द स्पीड एंगर, तो आप समझिए कि पूरा का पूरा, उस समय भी भारत तो गाँव का ही देश है ना, तो एक रूरल एरियाज में एक अलग मैसेज गया, है ना। आगे इसमें क्या कह रहा है कि देन इन 1918, 1919 एंड 1920, तो 1920 में, है ना, 1918, 19 और ये आपका हो गया 1920-21, क्रॉप्स फेलेड, तो फसल भी जो है वो फेल कर गया, है ना, फसल की आपूर्ति भी, फसल का उत्पादन भी ठीक तरीके से नहीं हो पाया। अब एक तरफ तो एंगर था, किस लिए था एंगर, आप लोग को पता है, एंगर था कि सैनिकों का बलपूर्वक मतलब उसमें भर्ती किया जा रहा था, है ना, और दूसरा था कि टैक्स वगैरह, कस्टम ड्यूटी वगैरह लाए गए, अलग अलग तरह के टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए, अर्निंग कम था, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, है ना। तो भारत में एक अराजकता की माहौल की स्थिति बन गई। कह रहा है कि दिस वाज एकम्पोनेड बाई इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अब देखिए, 3 कारण आप लोग को याद रखना है। पहला कि वार एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार में। दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो था वो फोर्सेड रिक्रूटमेंट हुआ, बलपूर्वक लाया गया उन लोगों को। और तीसरा जो क्रॉप्स फेल हुए, शॉर्टेज हुआ फूड का, अकाल जिसको कहते उस तरह के भी आए। और चौथा कारण था कि इन्फ्लुएंजा महामारी फैला। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 1921 के जनगणना के अनुसार 12 to 13 मिलियन पीपल वेयर पेरिसेड एट द रिजल्ट ऑफ फैमिन्स एंड एपिडेमिक। अब सोचिए कि 12 से 13 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए। तो ये कुछ 4 कारण था जिसके कारण, है ना, ये पूरा का पूरा परिस्थिति रिवोल्ट के लिए, है ना, उत्पन्न हुआ। अब देखिए, चित्र दिखाया गया है इसमें कि इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्राउट द वोल्क रश 6 नवंबर 1912। तो महात्मा गांधी वाज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यू कैस्टल्स टू ट्रांसवाल
इसमें ये कहा गया कि गांधी जी, देखिए गांधी जी को सैनिकों में भर्ती कराने वाला एजेंट भी कहा गया है ना। तो वर्कर्स को अभी आप जो मॉरिशस देखते हैं जिसका राजधानी पोर्ट लुइस है, तो ये मॉरिशस जो द्वीप बना, ये हमारे जो गिरमिटिया मजदूर थे है ना, वही सब जा कर के वहाँ बसे हैं। और आज सुनने में आता होगा कि उन्हीं की सरकार कभी कभी बन जाती है। ये भारत के जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उन्हीं की सरकार बनती है वहाँ, है ना। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि 1915 में महात्मा गांधी कहाँ लौटे। 1915 में महात्मा गांधी लौटते हैं आपके इंडिया लौटते हैं। और यहाँ पे ये सत्याग्रह, वैसे तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम जो प्रयोग करते हैं महात्मा गांधी, वो कब करते हैं? वो दक्षिण अफ्रीका में ही करते हैं। ये याद रखना है, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो होता है महात्मा गांधी के द्वारा, ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इंडिया में भी इन्होंने सत्याग्रह के प्रयोग का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह है क्या? इम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य के, है ना, शक्ति को पर जोड़ देता है। एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, चिरंतन सत्य पे निर्धारित है। हालांकि गांधी जी का ये कहना था कि सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए, है ना। तो सत्य के सिद्धांत पर सत्याग्रह काम करता है। अगर आप संधि विच्छेद हिंदी में पढ़े होंगे तो सत्य प्लस आग्रह, ये सत्याग्रह होता है। इट सजेस्टेड दैट इफ द काउज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। सत्याग्रह के सिद्धांत के अनुसार अगर आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाई सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन करिए। तो इसमें आप क्या दोगे कि गांधी जी ने बताया था अगर कारण सही है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, है ना, अगर आप कारण सही है, लड़ सही के लिए रहे हैं, अन्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें आपको फिजिकल वार का ज़रूरत नहीं है, फिजिकल फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ऑपरेसर के खिलाफ, मतलब जो आपका विरोधी है ना। ये सत्य के सिद्धांत पे द प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ, ये कहा गया। विदाउट सीकिंग विजिलेंस और बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस इनका हथियार था, वेपन्स ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। तो वायलेंस के जगह पे महात्मा गांधी नॉन वायलेंस को काफ़ी प्रमुखता देते थे। बाय द स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रूम्फ, है ना। तो अंततः इनका कहना था कि एक समय अंत में सत्य की ही जीत होती है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और महात्मा गांधी का मानना था कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो धर्म है ना, वो नॉन वायलेंस का जो धर्म है वो हमारे इंडियंस को हमेशा क्या करेगा, वो मतलब आगे करेगा, मतलब लड़ाई में हमेशा जो नॉन वायलेंस के खिलाफ लड़ाई में हमेशा आगे रखेगा। अब देखिए, आपका सत्याग्रह, 3 तरह के सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा होता है। एक गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह होता है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। फिर खेड़ा सत्याग्रह के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर अहमदाबाद, है ना, में जो गुजरात में हुआ है ये आपका, है ना, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चंपारण सत्याग्रह को जानें। देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, चूँकि चंपारण का जो मामला था वो काफ़ी पुराना था, है ना। 19वीं सेंचुरी में क्या हो रहा था कि गोरे बगान मालिक जो थे वो एक अनुबंध करा लिए थे। अब मान के चलिए इसमें आपका 20 कट्ठा खेत है, तो इसमें जो है वो आपको 3 कट्ठा का खेती इंडिगो का करना था। किस चीज़ का करना था आपको खेती? इंडिगो का करना था, नील का खेती आपको करना जरूरी था, है ना। ये गोरे जो बगान मालिक थे वो मतलब एग्रीमेंट टाइप का करवा लेते थे। इसी व्यवस्था को कहा गया 3 कठिया व्यवस्था, है ना। दिस सिस्टम इज नॉन एज, है ना, 3 कठिया प्रथा, है ना, जिसमें जो है 20 कट्ठा, है ना, जो 20 कट्ठा में कितना होता है मालूम है? 1 बीघा होता है ना। तो इसी में 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा का खेती करना था, है ना। किस चीज़ का? इंडिगो का। अब 19वीं सेंचुरी में क्या था, रासायनिक रंगों, डाई का यूज जो था वो विकास हो गया था, जिसने नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया।
अब आर्टिफिशियल रंग मतलब मार्केट में आया तो नील जो है वो रेस में नहीं रह पाया, है ना, नील रेस में नहीं रह पाया। इसके कारण जो चंपारण के बगान मालिक थे नील की खेती को मतलब बंद करने पर विवश हो गए थे। उन्हें लगा कि अब मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ये करने से, है ना। किसान भी मजबूरन नील से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों को देखकर गोरे बगान मालिक की व्यवस्था ये जो थे, है ना, किसानों का व्यवस्था का फ़ायदा उठाए। इन्होंने नील के टैक्स में काफ़ी वृद्धि कर दी, है ना। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया। मतलब वो जो अंग्रेज थे वो जितना बोलेंगे कि इस रेट से तुम नील को बेचो, है ना, तो इसी रेट से वो मतलब उसको बेचना है, ऐसा वो बाध्य किया अंग्रेज। और यहाँ जो हमारे जो बुलाने में बिहार में ये पश्चिम चंपारण में ये चल रहा था चंपारण में, तो बिहार जो बुलाए उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। और अगर आप देखिए आंसर लिखते हैं आप तो कुछ और इंक्लूड करके लिखिए। राजकुमार शुक्ल के साथ आपके जेबी कृपलानी थे, ब्रजकिशोर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ये सभी चंपारण पहुंचते हैं। और यहाँ पे जो गांधी जी के पास अधिकारियों ने जो गांधी जी को चले जाने के लिए बोलते हैं, है ना, महात्मा गांधी को लेकिन महात्मा गांधी नहीं माने और वो अहिंसात्मक प्रतिरोध सत्याग्रह का मार्ग चुनते हैं महात्मा गांधी। और तमाम तरीके से स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने के लिए महात्मा गांधी ने विवश किया। और अंततः, है ना, इस बीच सरकार भी एक आयोग का गठन किया, है ना। मतलब जो अंग्रेज सरकार थी वो गांधी जी के सत्याग्रह के आगे झुकी और उन्होंने एक आयोग का गठन किया। उसमें महात्मा गांधी वाज द ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट कमीशन, है ना। तो गांधी जी आयोग को समझाने में ये सफल रहे कि 3 कठिया प्रथा जो है वो समाप्त होनी चाहिए, है ना, और ये अवैध रूप से वसूला गया है ये। इसके बाद इसके 1 दशक के भीतर ही बगान मालिक जो हैं वो मतलब ये छोड़ देते हैं, चंपारण का यहाँ पर ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा। और इसके बाद बारी आता है आपका चंपारण ये अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये 1918 में हुआ, है ना। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो 1918 में। पहले खेड़ा है तो खेड़ा को हम लोग समझ लेते हैं कि खेड़ा वाला क्या था। देखिए खेड़ा में क्या होता है कि 1918 में 1918 में एक बहुत बड़ा दुर्भिक्ष अकाल गुजरात का खेड़ा जिला में पड़ जाता है, जिसके अनुसार जो था कि मालगुजारी तो आपको देना, वहाँ तो अंग्रेज़ों ने तय कर रखा था कि आपका फसल हो या ना हो, लेकिन आपको राजस्व संहिता, है ना, के तहत आपको कुल उत्पादन का 1/4 जो है ना, मतलब आपको पूरा का पूरा टैक्स देना ही है। अब समझिए यहाँ इसमें महात्मा गांधी जो थे, किंतु सरकार ने किसानों का राजस्व माफ़ करने से मना किया। गुजरात सभा यहाँ पर हुआ है 1919 में, राजस्व वर्ष के मूल्यांकन लागू न किया। तो अब समझिए कि एक अकाल वहाँ पड़ गया है। तो इसमें राजस्व संहिता जो हमारा है उसमें 1/4 मतलब 1/4 से अगर कम हो जाए आपका प्रोडक्शन खेत का, है ना, तो फिर आप राजस्व नहीं दें, ये अपील किया गया था। लेकिन सरकार गवर्नमेंट ने नहीं माना। अंततः क्या होता है कि इसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, यंग लॉयर थे, इंदुलाल याग्निक थे, ये सभी लोग खेड़ा के गांव का मतलब दौरा प्रारंभ करते हैं। और अंततः जीत फिर महात्मा गांधी की होती है इसमें। लेकिन महात्मा गांधी ने एक और शर्त रखी थी कि अगर पुअर पीजेंट्स का मतलब टैक्स आप माफ़ कर दें, गरीब किसानों का कर मतलब आप टैक्स माफ़ कर दें उनका लगान, तो आप जो सक्षम किसान हैं वो टैक्स अदा कर देंगे, है ना। अंत में थोड़ा सा क्रूरलिटी भी अपनाया इसमें। कई स्थानों पर किसान की संपत्ति कुर्क कर ली गई, है ना, उनके द्वारा मवेशी जो थे, है ना, उनको भी जब्त कर लिया गया। और अंततः सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता करते हैं, उसमें 1 वर्ष के लिए इसको माफ़ कर दिया गया और आगामी वर्षों में कर की दरों में भी कमी की गई, है ना, जो टैक्स था, और किसानों की जब्त संपत्ति को भी लौटाया गया।
खेड़ा आंदोलन जो था किसानों के बीच एक नवीन जागरूकता का संचार किया, जो खेड़ा सत्याग्रह था। अब आइए, अब हम आते हैं ये आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में हुआ है। अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो 1918 में होता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल है ना, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ, 1918 में। अब इसमें मामला क्या था, देखिए, प्लेग बोनस का मामला था। किसका बोनस, प्लेग बोनस का। प्लेग एक रोग उस समय फैल गया था जिसमें जो मतलब ये आपके अंग्रेज जो थे है ना, वो बोनस जो किसान ये मजदूर को दे रहे थे वो 20% दे रहे थे, है ना, और मजदूर कितना मांग कर रहे थे, 50%। गांधी जी क्या बोले कि भाई 35% का मांग करो, है ना। इसके विरुद्ध भी सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। भूख हड़ताल वगैरह हुई। इसी में अम्बाला साराभाई की बहन जो एक थी, अनसुईया बेन, ये गांधी जी के सक्रिय योगदान को लेकर है ना काफ़ी प्रभावित हुई और इसमें वो एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। मजबूरन होकर मालिक समझौता के लिए तैयार हो गए और उसके बाद इसको सारे मामले को देखने के लिए ट्रिब्यूनल को आदेश दिया। ट्रिब्यूनल इसके बाद फिर क्या होता है कि ट्रिब्यूनल ने भी मजदूरों के पक्ष में निर्णय दिया और मिल मालिक को कितना % बोनस मिला, 35% का बोनस मिला। तो पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपका 3 मोमेंट के बारे में हम बताए सत्याग्रह पर बेस्ड। पहला कौन सा था, पहले आपको सत्याग्रह का डिफिनीशन याद रखना है कि व्हाट डू यू मीन बाई सत्याग्रह, है ना। तो इट इज लाइक एज ए वेपन्स, है ना, अगेंस्ट वायलेंस अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, है ना। तो ये आपको लिखना है। सत्याग्रह में 3 तरह के रीजन को बताना है। पहला क्या कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ आपका, दूसरा क्या खेड़ा सत्याग्रह होता है, और तीसरा क्या होता है, अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है। तो खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में होता है, याद रखना है, और ये भी 1918 में होता है ना। तो ये तीनों आपको याद रखना है। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ होता है, 1917। मतलब ये मात्र 2 साल में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को बहुत अच्छे तौर पर प्रसारित किया। अब हम लोग आते हैं, इसको मैंने ये तीनों क्लियर कर दिया। अब आपको अगले सेशन में हम फिर बात करेंगे, खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे जो हम बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुंचाएं और स्टोरी टेलिंग के रूप में हम इसको क्रमबद्ध बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।